तो लास्ट क्लास में हमने पीएच और आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये दो टॉपिक देखे थे। पीएच के थ्रू हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट, कौन सा मैटर, कौन सा पदार्थ अम्लीय होता है, कौन सा पदार्थ क्षारीय होता है। यदि किसी विलयन का पीएच 0 से लेके 7 के बीच में होता है तो वो पदार्थ अम्लीय प्रकृति का है। यदि 7 से 14 के बीच में तो क्षारीय प्रकृति का, मतलब 0 से 7 के बीच में एसिडिक और 7 से 14 के बीच में वो एल्कलाइन, मतलब बेसिक टेंडेंसी को शो करता है। जिसका पीएच 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, जैसे वाटर उदासीन प्रकृति का है। यदि ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें जल का पीएच पूछा जाता है तो वो 7 होता है, वाटर का पीएच 7 है। वैसे ही कभी हमसे पूछा जाता है कोई एसिड है, वो लिखता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच क्या होगा, तो उसका पीएच 0 से 7 के बीच में ही होगा। कभी भी किसी अम्ल का पीएच 7 या 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और किसी क्षार का पीएच 7 या 7 से कम नहीं हो सकता। भले ही उसकी पीएच मैथमेटिकल वैल्यू कुछ भी आए, परंतु उसका पीएच कभी भी 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि कोई अम्ल दिया हुआ है तो उस अम्ल का पीएच 0 से 7 के बीच में होगा। और यदि कोई अम्ल प्रबल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका मतलब ये है कि उसका पीएच उतनी ही लोअर वैल्यू पे जाएगा। यदि किसी विलयन का पीएच 0 है, इसका मतलब वो प्रबल अम्लीय प्रकृति का है। तो पीएच की कंटिन्यूटी में ही हमने एक नया टॉपिक देख रहे हैं, बफर। हिंदी में भी इसको हम बफर ही बोलते हैं। बफर सॉल्यूशन, बफर विलयन के रूप में होता है। और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में और हर साल ये मान के चलो कि या तो मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक बफर या मैकेनिज्म ऑफ बेसिक बफर पूछते हैं। ये एक क्वेश्चन ये भी बनता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय बफर सॉल्यूशन, बफर विलयन से आप क्या समझते हो। तो एग्जैक्टली जो बफर होता है वो एक पदार्थ है जिसे हम किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी विलयन में मिलाते हैं तो उस सॉल्यूशन या उस विलयन के पीएच को वो स्थिर कर देता है। किसी सॉल्यूशन के पीएच को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए जिस कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, जिस मिक्सचर का यूज़ करते हैं, उसे हम बफर से बताते हैं। मतलब क्या है कि बफर, जैसे बफर एक पदार्थ है, यदि हमने इसको किसी भी पदार्थ में मिला दिया तो फिर उस पदार्थ का पीएच ना तो कम होता है ना ज़्यादा होता है। रिसेंटली जैसे अभी प्रॉब्लम हमारे सामने हम फेस कर रहे हैं, कोरोना, उसमें ऐसा बताया जाता है नेचुरली कि ये जो वायरस है वो एल्कलाइन बफर में इनएक्टिव हो जाता है। मतलब यदि हमारे शरीर का पीएच, हमारे रक्त का पीएच हम थोड़ा क्षारीय बना के रखें, हमारे आमाशय का पीएच यदि हम क्षारीय बना के रखें, मतलब 7 से 14 के बीच में, तो इस वायरस की एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। और जितना हम एसिडिक मेंटेन करते हैं उतना ही ये वायरस जो है एक्टिव होता है। तो आखिर हमारे शरीर में कैसे पीएच मेंटेन किया जाता है, किसी अन्य पदार्थ में नेचुरली कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम बफरिंग को देखते हैं। तो हमारी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम बफर विलयन का प्रयोग करते हैं। जैसे घरों में हम जब अचार बनाते हैं तो आम को यदि हम हमारे घरों में रखते हैं, संधारित करते हैं, 2-3 दिन में वो ख़राब हो जाता है, परंतु उसी को हम अचार के रूप में स्टोरेज करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, तो वो सालों तक संरक्षित रहता है, बचा हुआ रहता है। तो हमने ऐसा उसमें क्या किया कि वो सालों तक ख़राब नहीं हो रहा है, तो हमने आम का जो वास्तविक पीएच है उसको बदलने नहीं दिया। और बदलने नहीं देने के लिए हमने उसमें कुछ पदार्थ मिलाया है जो उसके पीएच को बदलने नहीं दे रहा है। तो हम जब अचार बनाते हैं तो हम तो ऐसा कोई पदार्थ यूज़ नहीं कर रहे हैं, रासायनिक पदार्थ, जिससे उसके पीएच में कोई परिवर्तन ना हो, पर हमने नेचुरल बफ़र का यूज़ किया है। हम तेल और जो मसालों का मिक्सचर हम यूज़ करते हैं वो बफ़र का काम करते हैं, जिसकी वजह से आम लंबे समय तक प्रिजर्व रहते हैं। तो ये बफरिंग एक्शन है। इसी हम घर में जब टमाटर सॉस बनाते हैं तो उसमें टमाटर सॉस बनाते समय हम 2 केमिकल का यूज़ करते हैं जो बाज़ार से हम किराने की दुकान से लेके आ जाते हैं। एक उसमें विनेगर, सिरका, मतलब एसिटिक एसिड होता है, और दूसरा सोडियम बेंजोएट जो लाइट येलो कलर का पाउडर होता है। इन दोनों को मिला के हम
उबलते हुए टमाटरों में मिला देते हैं तो उसका पीएच भी बदलता नहीं है। ऐसे हम घरों में टमाटर लंबे समय तक नहीं रख सकते, पर टमाटर सॉस के रूप में हम टमाटर को लंबे समय तक प्रिज़र्व करके रख सकते हैं, स्टोरेज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपने टमाटर के पीएच को मेंटेन करके उसको लंबे समय तक स्टोरेज किया, वो उसके लिए आपने बाहरी तौर पे किसका यूज़ किया है, बफ़र का। और रिसेंटली तो हम हर खाद्य पदार्थ को संधारित करने के लिए बफ़र का यूज़ कर रहे हैं। आइसक्रीम्स का यूज़, आइसक्रीम, चॉकलेट्स और इतने फूड जो डेली लाइफ में हम रूटीन में बनाया करते थे, आजकल हर चीज़ पैकिंग अवस्था में आ रही है। डिफरेंट टाइप के फ्रूट जूस जो आ रहे हैं उन सभी के अंदर केमिकल प्रिजर्वेटिव के नाम पे किसका उपयोग किया जाता है, बफ़र का। परिरक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, बफ़र का। बफ़र उस पदार्थ के पीएच को बदलने नहीं देता है, इसलिए वो पदार्थ लंबे समय तक फर्मेंटेड नहीं होता है, उसका किण्वन नहीं होता है, वो सड़ता नहीं है और उसको हम लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। तो केमिकली हम बफ़र को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, वो मैंने यहाँ पे 2 टाइप से लिखा है। या तो हमें किसी पदार्थ के अम्लीय बफ़र को संधारित करना होता है, या हमें किसी पदार्थ के क्षारीय बफ़र को संधारित करना पड़ता है। इसलिए बफ़र 2 टाइप के होते हैं, या तो वो एसिडिक बफ़र होता है या फिर वो बेसिक बफ़र होता है। यदि वो एसिडिक बफ़र है तो वो पीएच को 0 से 7 के बीच में मेंटेन करेगा, और यदि वो बेसिक बफ़र है तो फिर वो पीएच को 7 से 14 के बीच में मेंटेन करेगा। हम बफ़र कैसे बनाते हैं, तो जो एसिडिक बफ़र है उसमें उसका बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है। एक कोई वीक एसिड लेते हैं हम, और उसमें उसी वीक एसिड में उस वीक एसिड के साथ किसी स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार के साथ बना हुआ लवण लेते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है जैसे कि दिस सॉल्यूशन इज़ फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ वीक एसिड टू इट्स साल्ट विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और इसको हमने स्ट्रॉन्ग बेस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करके सोडियम एसीटेट का निर्माण किया। अब इन दोनों का जो मिक्सचर है ये किसका काम करेगा, बफ़र का, क्योंकि इसमें आपने अम्ल का प्रयोग किया है। अम्ल का प्रयोग किया है इसलिए ये बफ़र जो होगा कौन सी पीएच रेंज मेंटेन करके रखेगा, अम्लीय रेंज को 0 से 7 के बीच में। तो एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का जो मिक्सचर होता है वो अम्लीय बफ़र को बताता है। वैसे ही हम किसी दुर्बल क्षार वीक बेस जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में किसी प्रबल अम्ल मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यदि हम मिला दें तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। इन दोनों के मिक्सचर को हम यूज़ करते हैं तो फिर कौन से बफ़र का निर्माण हो जाता है, बेसिक बफ़र का, मतलब क्षारीय बफ़र का। तो 2 प्रकार के बफ़र होते हैं, एक एसिडिक बफ़र होता है और एक बेसिक बफ़र। हमें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया है वो ये आया है कि अम्लीय बफ़र की क्रियाविधि क्या होती है। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ये किससे रिलेटेड है, एसिडिक बफ़र से। यदि हम किसी भी विलयन का पीएच अम्लीय बनाना तो किसी अम्लीय बफ़र की क्रियाविधि उन 2 पदार्थों की रिएक्शंस पे डिपेंड करती है जो अम्लीय बफ़र के निर्माण में प्रयोग में आते हैं। जैसे कि हमने अम्लीय बफ़र के लिए एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का यूज़ किया है। ये एसिटिक एसिड है और ये सोडियम एसीटेट। एसिटिक एसिड को यदि हम किसी जलीय विलयन में डालते हैं जिसके पीएच को हमें निर्धारित करना है तो वो एसीटेट आयन और एच आयन का निर्माण करता है। इसी प्रकार जो सोडियम एसीटेट था अम्लीय बफ़र में, उसको जब हम जलीय विलयन में डालते हैं तो वो भी एसीटेट आयन और सोडियम आयन का निर्माण करता है। तो जिस भी विलयन में हम इन दोनों के मिक्सचर को डाल देते हैं, मतलब एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट के मिक्सचर को डाल देते हैं, तो इसकी एक निश्चित मात्रा डाली जाती है उस विलयन में जो इसके पीएच उस विलयन के पीएच को क्या करती है, निर्धारित। तो यदि किसी विलयन में यदि हमने बफ़र डाल दिया है तो वो एक निश्चित मात्रा में यदि हम अतिरिक्त रूप से किसी अम्ल और किसी क्षार को मिला दें तो उसके पीएच को वो स्थिर रखेगा। स्थिर रखेगा मतलब यदि किसी विलयन का पीएच 10 है और उसमें यदि मैं अम्ल मिलाऊंगा तो उसका पीएच कम होगा, और यदि उसमें क्षार मिलाऊंगा तो उसका पीएच बढ़ेगा। पर यदि मैं अम्ल और क्षार को मिलाने से पहले उसमें बफ़र विलयन डाल दूंगा
तो अम्ल के डालने से भी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होगा और क्षार को डालने से भी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये पीएच में परिवर्तन कौन नहीं होने दे रहा है? तो पीएच में जो परिवर्तन नहीं होने दे रहा है वो कौन है? ये मिक्सचर है जिसको आप क्या बोल रहे हो? बफर। पर एक निश्चित सीमा तक। यदि हम बहुत अधिक मात्रा में अम्ल मिलाते हैं तो फिर पीएच बदल जाएगा, या बहुत अधिक मात्रा में क्षार मिलाते हैं तो भी पीएच बदल जाता है। जैसे टमाटर सॉस भी संधारित हम करते हैं, पर कभी यदि हम अशुद्धियाँ उसमें मिला देते हैं, हमारे गंदे हाथ उसमें उपयोग में ले लेते हैं, अचार के साथ भी ऐसा होता है, तो वो ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अशुद्धियाँ उसमें बढ़ेगी, एक समय ऐसा आएगा कि अतिरिक्त अम्ल और अतिरिक्त क्षार की मात्रा उसके पीएच को क्या कर देगी? परिवर्तित। और एक बार पीएच परिवर्तित हुआ तो खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है, कोई भी रासायनिक पदार्थ खराब हो जाता है। कोई भी जीवित चीज़ जीवित इसीलिए, हम जीवित अवस्था में इसलिए क्योंकि हमारे शरीर का पीएच क्या बना हुआ है? स्थिर। जिस दिन हमारी मृत्यु होती है हमारा पीएच क्या हो जाता है? डिसबैलेंस हो जाता है। हमारा रक्त क्षारीय पीएच का होता है, वो जब तक क्षारीय है तब तक वो रक्त अवस्था में, जिस दिन मृत्यु होती है उसके बाद रक्त जो होता है वो पानी बन जाता है, क्योंकि उसका पीएच क्या हो जाता है? परिवर्तित। तो हर चीज़ की लिविंग स्टडी जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है? पीएच के ऊपर। तो जैसे हम बफर एक्शन को देखते हैं, तो जैसे हम अम्ल मिलाते हैं किसी पदार्थ में, तो अम्ल, जैसे मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया, तो वो अम्ल के रूप में कौन सा आयन दे रहा है? तो हमने कल पढ़ा कि H+ आयन किसको बताते हैं? अम्ल को। वैसे यदि हम किसी पदार्थ में क्षार मिलाते हैं तो क्षार के रूप में हमने इसमें NaOH मिला है, और ये कौन सा आयन उत्पन्न कर रहा है? OH। तो यदि ये H आयन अतिरिक्त रूप से उस विलयन में जाएंगे तो उस विलयन की अम्लता को बढ़ाएंगे, और यदि OH आयन उस विलयन में जाएंगे तो उसकी क्षारीयता को बढ़ाएंगे। पर बफर का काम क्या है कि ये जो H आयन अतिरिक्त रूप से आए इसको ख़त्म कर दें। तो इधर से जो एसीटेट आयन है, जो H आयन होता है, उससे क्रिया करके किसका निर्माण कर देता है? वापस से एसिटिक अम्ल का। तो यदि विलयन में H आयन होंगे तो पीएच बदलेगा, पर विलयन का H आयन, तो ये एसिटेट आयन अतिरिक्त H आयनों को ख़त्म करके, इस अतिरिक्त H आयनों को ख़त्म करके अम्लता को समाप्त कर देते हैं। इसी तरह से जो क्षारीय बफर होता है वो, उसमें NaOH होता है, और जो NaOH है वो OH के रूप में क्षार उत्पन्न कर रहा है। अब ये अतिरिक्त OH जो हैं वो किसी विलयन के पीएच को बिगाड़ देंगे। यदि ये OH जिंदा रहते हैं माध्यम में तो पीएच क्षारीय हो जाता है, मतलब 7 से 14 के बीच में हो जाएगा। यदि OH यदि विलयन से ख़त्म हो गए तो फिर पीएच स्थिर बना रहेगा। तो इस OH को ख़त्म करने के लिए ऊपर से ये H आयन आते हैं जो बफर के द्वारा प्रदाय किए जाते हैं। जैसे ये H आयन इस OH आयन के संपर्क में आता है तो H और OH दोनों क्रिया करके किसका निर्माण कर देते हैं? H2O का। और हम जानते हैं कि जो H2O मतलब जल किस प्रकृति का होता है? उदासीन। तो अम्ल से आने वाले अतिरिक्त H आयन और क्षार से आने वाले अतिरिक्त OH आयन का ट्रीटमेंट कौन करता है? बफर। किसके रूप में? कि यदि अम्लीय बफर है तो एसीटेट आयन और H आयन, ये दोनों मिलके अतिरिक्त H आयन और अतिरिक्त OH आयन को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं, जिससे कि किसी विलयन का पीएच बदलता नहीं। ये अम्लीय बफर की क्रियाविधि होती है। बुक में थ्योरेटिकली इसको लिखा होगा। मैंने जैसे एग्ज़ाम में आया था कि इसकी रासायनिक अभिक्रिया को लिखो, तो अभिक्रिया इसी तरह से लिखी जानी है। बाकी इसकी जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे ही हमें सैद्धांतिक रूप से इसकी थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी कि किस तरह से क्षारीय बफर किसी अम्लीय बफर किसी विलयन के पीएच को स्थिर रखता है। तो हम इसको रेफरेंस बुक से यूज़ करके इसका सिस्टमेटिक क्रियाविधि का आंसर बनाते हैं। वैसे ही जैसे अम्लीय बफर होता है, सेम वैसे ही क्षारीय बफर की भी क्रियाविधि होती है। तो जहाँ अम्लीय बफर में हमने अभी एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का यूज़ किया था, वैसे ही क्षारीय बफर में हम किसका यूज़ कर रहे हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का। ये भी उसी के समान 2 आयन बनाते हैं, एक अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, और एक अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन। ये बफर है। अब आप यदि अतिरिक्त रूप से अम्ल या क्षार किसी विलयन में मिलाते हो, जैसे हमने यहाँ पे फिर वही क्रिया की जो पहले की थी, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी हमने किसको मिला दिया है? एसिड को। तो एसिड वापस H आयन दे रहा है। अब इस H आयन को यदि हम ख़त्म कर पाते हैं तो पीएच नहीं बदलेगा। तो इस H आयन को ख़त्म करने के लिए ऊपर से
हम किन आयनों को लेके आ रहे हैं, तो एच आयन जब समाप्त होंगे, जब ऊपर से कौन सा आयन आएगा, ये ओ एच आयन। तो ये ओ एच आयन इस एच आयन से क्रिया करेगा और एच और ओ एच आयन मिलकर किसका निर्माण कर देंगे, H2O का, तो वापस ही उदासीन हो गया। इसी प्रकार यदि क्षार के रूप में हमने NaOH डाला है और NaOH से हमें कौन सा आयन मिल रहे हैं जो pH बिगाड़ देगा, OH। इस OH को ख़त्म करने के लिए ऊपर से NH4 आयन आएंगे और ये NH4 आयन OH आयन से क्रिया करेंगे और किस में परिवर्तित कर देंगे उसको, NH4OH में। तो ये दोनों ही क्रियाओं के द्वारा ना तो अतिरिक्त रूप से हम अम्ल को बढ़ने देंगे, ना ही अतिरिक्त रूप से हम किसको बढ़ने देंगे, OH को, मतलब क्षार को। तो पूरी विलयन का जो pH है वो कैसा बना रहेगा, स्थिर। तो दोनों ही बफर के, या तो क्षारीय बफर की बात करें या अम्लीय बफर की, दोनों की क्रियाविधि लगभग क्या है, समान ही है। एक pH को 0 से 7 के बीच में मेंटेन रखता है जो अम्लीय बफर कहलाता है, और एक pH को 7 से लेकर किसके बीच मेंटेन करता है, 14 के बीच में, वो कौन सा बफर कहलाता है, क्षारीय। तो अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन या तो अम्लीय बफर से आते हैं या क्षारीय बफर से। पिछले साल यदि अम्लीय बफर से क्वेश्चन आ गया है तो सेम वही क्वेश्चन किससे बने। तो इस टॉपिक में हमें ध्यान देना है कि कोई ऐसे न्यूमेरिक या लॉजिकल क्वेश्चन बनना पॉसिबल नहीं है, पर इस टॉपिक में हमें 2 क्वेश्चन क्लियरली दिखते हैं, या तो अम्लीय बफर या क्षारीय बफर से आप क्या समझते हो। और हमें क्लियर ये समझ में आना चाहिए कि जो अम्लीय बफर है वो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के बीच बने लवण से